आप सभी को पिछली बार हमने डिस्कस किया था यूक्रेन में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके बारे में रवि रंजन सिंह जी से बात की थी हमने। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और सवाल पूछेंगे सर से। सर, जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था और बार बार ईरान का नाम आ रहा था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बहुत सारे देश आए हैं। अभी मैंने ईरान का नाम क्यों लिया, क्योंकि ईरान अपनी शर्तें रखेगा, बट जो बार्टर होगा उसमें डर यह है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की शर्त सामने रखेगा या रख चुका है। और अगर ऐसा होता है, ईरान जैसे कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जाता है, वो बनाते हैं, अभी उन्होंने कुछ कच्चा पक्का सा बना रखा है, मगर अगर वो प्रॉपर रशियन टेक्नोलॉजी से या एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बनता है, ये तो पाकिस्तान भी कर लेता है, टुकड़े जोड़ देता है, ये कर लेता है और वो उसको बम का नाम भी दे देता है। ठीक, वो हमारे यहाँ सुतली बम चलते हैं ना दिवाली पे, अब तो खैर बैन हो गया दिवाली में दिल्ली में, या बल्ब वाले बम, तो वो उसको ही न्यूक्लियर कहता है। वहां का एक मंत्री है जो लाल हवेली पे काबिज है, तो वो कहता है मेरे पास ऐसे बॉम्ब है, 100 ग्राम के बॉम्ब है, 50 ग्राम। रेल मंत्री है, रेल चलती नहीं है और बात करता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की। जब वो रेल मंत्री था तब ऐसा बोल रहा था। तो कहने का मतलब है, ये अभी जो ईरान ने जो डेवलप करे हुए हैं, कच्चे पक्के कुछ करके इधर उधर तारे जोड़ के और दुनिया को धमकाते फिरते हैं। परंतु अगर इसके पास आ जाता है तो इजराइल क्यों बीच में आया? तो इजराइल को खतरा है, भारत को खतरा है, पूरी मानवता को खतरा है। अपने वो बलूचों पे मारेगा, अपने सुन्नियों पे मारेगा, क्योंकि वो एक मतलब एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी ईरान की, जो दैट इज टोटली अनसिविलाइज्ड नाउ। उनके पास कोई मतलब मानवता नाम की चीज, उसकी एस्टेब्लिशमेंट में वहां के लोग हो सकते हैं आज भी उतने ही सिविलाइज्ड हों, और हो सकता है वहां पे पुरानी सिविलाइजेशन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग लाने की, मगर वहां पे जो एक काबिज सरकार है इनका सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, वो मतलब उससे नीचतम सरकारें आ नहीं सकती। तो अगर उनके पास ऐसे बॉम्ब्स जाएंगे रशिया की मदद से, जो प्रॉपर एक बॉम्ब होगा, तो ये मानवता के लिए खतरा है। तो इस समय यूएसए को भी सोचना चाहिए कि ईरान को कैसे रोका जाए। रशिया और उसमें जो डिफरेंसेस हैं, दो सिविलाइज्ड कंट्रीज फिर बैठ सकते हैं, दो सिविलाइजेशंस बैठ सकती हैं, मगर आप इन लोगों से इनको बात नहीं कर सकते, इन लोगों से कोई बात आप कर ही नहीं सकते। जी, अगला सवाल था सर मेरा कि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन जो है उसने विश्व को एक डर्टी बॉम्ब दे दिया है। तो ये जो डर्टी बॉम्ब टर्म है, इसके बारे में जरा आप समझाएं हमें। देखिए, बॉम्ब्स के डर्टी बॉम्ब, पहले तो मेरे को ये कोई आपने ब्यूटीफुल बॉम्ब देखा? बॉम्ब इज डर्टी। उसके नाम अलग अलग, चाहे फैट बॉय रख दो, चाहे कुछ रख दो, बॉम्ब तो बॉम्ब है। और जहां तक इस तरह की चीजें हैं, तो उस समय की जो अमेरिकी सरकार थी, उसका भी एलिगेशन था कि जी इराक के पास, सद्दाम के पास केमिकल वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और हम उसको आते ही 24 घंटे में ढूंढ लेंगे, 48 घंटे में ढूंढ लेंगे। आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं, वो आज तक तो वहां से कोई एक ट्रक नहीं मिला, ना कोई ऐसा एक कोई बॉम्ब नहीं मिला, मगर वो उनका कहना था कि वो है। तो इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स जो कह रहे हैं, तो बॉम्ब्स तो उनके पास हैं ही हैं, इनके पास भी हैं, उनके पास भी हैं, और एंड ऑल बॉम्ब्स और डर्टी बॉम्ब्स। अब उसकी डेफिनेशन बना देना कि केमिकल बॉम्ब जो है, बायोलॉजिकल बॉम्ब्स हैं, बड़े खतरनाक हैं। हाउ कम कि न्यूक्लियर बॉम्ब इज ए गुड बॉम्ब। कोई भी बॉम्ब होगा वो मानवता की मानव जगत को नहीं है। हाँ, ये तो हम मानव
अपने को बहुत प्रोग्रेसिव समझते हैं, बड़े साइंस वाले समझते हैं, और हमने एक बॉम्ब बना दिया, हम खुद तो मरेंगे बेचारे, जानवरों को भी मारेंगे, पेड़ों को भी मारेंगे, पौधों जो ना यूक्रेन का है, ना रशिया का है, ना ईरान का है। तो ये तो हमारी टर्म्स हैं बनाई हुई, उसकी डेफिनेशंस बना देते हैं, जो इस तरह का है वो डर्टी बॉम्ब है। बॉम्ब इज ऑलवेज अ डर्टी बॉम्ब। और ये दोनों तरफ है, ये नहीं कि खाली यूक्रेन के पास है, वन साइडेड बात नहीं हम कर रहे, ये रशिया के पास भी, जिसके पास भी बॉम्ब है। प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो लोग रशिया की मदद में आ रहे हैं, या जो बीच में नेगोशिएटर्स हैं, उनकी इंटीग्रिटी क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है। अब तुर्की जैसे मुल्क जो हैं, वो अगर बीच में नेगोशिएशन करेंगे, इसको भी बेचेंगे, उसको भी बेचेंगे, ईरान जैसे कंट्रीज बीच में आएंगे, और वो पंजुकिस्तान की मर्सनरीज बीच में जाएंगी, तो ये युद्ध कैसे इसका अंत होगा। ये रशिया, यूक्रेन, यूएस, इंडिया बैठ के एक सभ्य समाज, सभ्य देश तो इसको संभाल सकते हैं, मगर आप ईरान को, तुर्की को उसमें अगर पार्टनर बनाएंगे, वो क्या नाम, पंजुकिस्तान, तो बाजवा भी अपनी उसमें ढूंढ रहा है, मेरे को भी नौकरी मिल जाए, उसकी भी जबान, उसकी भी जो जीभ है वो लप लप कर रही है कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये तो मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए मैं ईरान की बात कह रहा था, या पाकिस्तान की बात कह रहा था। दो देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उन्हें आपस में सॉल्व करना चाहिए। तो ये मर्सनरी कंट्रीज को बीच में आने से युद्ध बिगड़ेगा। जी सर, और ऐसे कौन से देश हैं, ये मेरे सवाल दिमाग में आया है एक सवाल कि सर कुछ देश जो हैं वो बड़े अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से इस पूरी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो सर किस तरीके से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा भी, या लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आगे जाके जो बड़ा अभी एक होशियारी जता रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ का। देखिए, अगर पाकिस्तान की मैं पहले बात कर रहा हूँ, एक एक करके सारी कंट्रीज को, पंजुकिस्तान, वो उसकी वैसे भी जो शेल्फ लाइफ थी खत्म हो चुकी थी, एक्सटेंडेड लाइफ भी खत्म हो चुकी थी, मगर ये अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई अपने को रिवाइव करने की। फ्लड्स आ गए तो उसको पैसा मिल गया, ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ गया, लोगों ने उनके ऊपर एक दया भाव दिखाते हुए कि इनके यहाँ फ्लड आ गए हैं, ग्रे लिस्ट से निकालने में भी एक कारण था कि इकोनॉमिक इनकी बड़ी खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, वगैरह वगैरह। और वो फंड लेते हैं कि हम बलूचों और सिंधियों का भला करेंगे, वहां पे बाढ़ आई हुई है। उसके रिजल्ट में क्या मिलता है? पैसा देने के बाद 500 बालूचों की लाशें पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की छत पे मिलती है। अब मॉर्चरीज भर गई होंगी, या जो उन्होंने गोदाम बना रखे होंगे लाशों के, वो भर गए होंगे, तो अब कोई जगह नहीं रही तो छत पे डाल दो। छत पे डाल दी, और जितनी वो बॉडीज हैं सबके ऑर्गन मिसिंग है। वहां का हॉस्पिटल कहता है कि हम रिसर्च वर्क के लिए लाए थे। भैया 500 लाशों पे क्या रिसर्च करनी थी? जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि साल में केवल 8 लाशें ली जा सकती हैं, क्योंकि आजकल जो सिंथेटिक बॉडीज आ रही हैं, दे ब्रीद एंड दे ब्लीड। उसमें ऐसे केमिकल्स भरे जाते हैं कि बच्चे उसमें वैसे ही सीखते हैं, बल्कि कहा जाता है कि दे आर बेटर देन द ओरिजिनल। तो वो बॉडीज के लिए इन्होंने कंपनीज को सौदे करे, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर उनको दिए इन्होंने। उन तक डॉलर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मगर वो बॉडीज आई नहीं। और जो इनकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया था कि बॉडीज वो ले आई जाए और धीरे धीरे उसको खत्म करा जाए, और मैक्सिमम साल में 8 बॉडीज ईदी फाउंडेशन, वहां की एक एनजीओ है, वो इनको उपलब्ध कराएगी। अगर सर कोई डेड बॉडी, कोई अनक्लेम्ड बॉडी सड़क में मिलती है, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसे हर जगह होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट अखबार में दिया जाएगा, और लोकल अखबार में, नेशनल अखबार में। जब उसका कोई क्लेमेंट नहीं आएगा तो उसको अनक्लेम्ड बॉडी
कुछ दिनों के बाद माना जाएगा। मतलब उसमें टाइम दिया जाता है कि एक सप्ताह तक आपके आके आइडेंटिफाई करो। जब वो नहीं आइडेंटिफाई कोई करने आता तो उसको अनक्लेम्ड बॉडी का स्टेटस दिया जाता है। फिर उस अनक्लेम्ड बॉडी का ऐसे नहीं कि उसको उठा के थाने वाला थानेदार उसको उठा के हॉस्पिटल में दे आएगा या बेच आएगा या पैसे ले आएगा। उसका एक प्रोसेस होता है, भारत में भी है, हर कंट्री में होता है। और वहां पे जो वहां की कोर्ट ने कहा था, वो ये कहा था कि जो पुलिस है वो डायरेक्ट ये किसी को नहीं दे सकते, हॉस्पिटल भी डायरेक्ट नहीं ले सकता। दैट हैज गो थ्रू ईडी फाउंडेशन। ईडी फाउंडेशन वाले कहते हैं हमने एक तो दीनी बॉडीज और दूसरी हमारे ऊपर लिमिट है 8 बॉडीज की साल की पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो आप उसको 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इतनी लाशें तो हैं ही। तो इतनी कौन, अगर 8 लाशों से एक साल भर का रिसर्च के लिए काफी हैं, तो इतने को 500 मल्टीप्लाई करके तो इन्होंने 5000 साल की रिसर्च के लिए बॉडीज इकट्ठी कर ली हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, या ईरान है, मैं ईरान गया हूं, वहां पे जो मैंने स्थिति देखी कि जिस तरह वहां पे, हालांकि मुझे गए काफी वर्ष हो गए, जिस तरह वहां पे महिला जो है वो बिल्कुल भरी हुई है, उसको इतना दबाया गया। मतलब जो शाह ऑफ ईरान के समय का जो ईरान था उसके सामने पेरिस भी कुछ नहीं था, और जो सड़कें थी। और आज की जो वहां के महिला को इतना दबा दिया गया है कि वो बॉम्ब बन के किसी दिन भी फटेगी, और ये इनसे रुकने वाला नहीं है। मगर ये जो है, इनके पास अगर न्यूक्लियर आ गया, या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आ गया, या किसी गिरोह के पास न्यूक्लियर आ गया, ये गिरोह ही है, तो फिर क्या होगा? ये अपने लोगों को भी मारेंगे, मतलब जिनको ये अपना कहते हैं, जिनके ऊपर कब्जा करा हुआ है। शिया कंट्री है, सुन्नियों पर भी वो बम मार सकती है, वो हजारों पे भी मार सकती है, वो बलूचों पे तो मार ही सकती है। और यही पाकिस्तान का हाल है। तो खतरा युद्ध का नहीं है, युद्ध में जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी इतनी कम है, और तुर्की जैसे देश अगर बीच में नेगोशिएट करेंगे, जो खुद एक एपिसेंटर ऑफ टेरर बन गए हैं, कुछ समय पहले वो नहीं थे, मगर वहां पे बहुत बहुत लिबरल लोग रहे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे, मगर आज जो है वहां पे कोई कमाल नहीं है। आज वहां पे सिर्फ अंधेरा है। तुर्की बीच में नेगोशिएट कर रहा है, तुर्की इधर भी सप्लाई दे रहा है, ईरान बीच में आ रहा है, पाकिस्तान तो खैर कोई कंट्री नहीं है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी या मर्सिनरीज आ रही हैं। और एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, एंड पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट अ कंट्री। इंटरनेशनल फंडिंग के लिए वहां का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाता है, मतलब वहां पे क्या कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये एक मर्सिनरी कंट्री है, वो बीच में आ रही है, ये खतरे की बात है। युद्ध से ज्यादा खतरा ये है। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए, सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब कामना करते हैं कि इस तरह का युद्ध ना हो, और दिन बहुत कम रह गए हैं। नवंबर आते ही, टेम्परेचर फॉल होते ही सिचुएशंस बदल जाएंगी। तो अभी जो कुछ दिनों में, चंद दिनों में जो समझौते हो जाएंगे, जो शांति हो जाएगी, वो सबके लिए अच्छी होगी। ना युद्ध तो सबके लिए तबाही लाता है। जी, धन्यवाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।